हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूँ। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है रेलवे के लिए। आप कोई भी एग्जाम दे दें, चाहे आप एनटीपीसी दें, ग्रुप डी दें या फिर अदर कोई और एग्जाम दें रेलवे का, तो उन सभी एग्जामों को कवर करेंगे। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं मैथ के 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और ये जो सीरीज है ये आपकी तैयारी को, जो आपके नंबर्स है, जो होता है ना बेटा, एक लिमिट होती है, वहां से आगे ना आपके नंबर बढ़ते नहीं है मैथ में। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेली तो उससे आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज होगा, और इसी वजह से हम ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आज के पहले क्वेश्चंस पर आते हैं। और देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे बेटा, उन सभी की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो है मैथ्स बाई आदिल सर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया गया, तो वहां से जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको ये काम करना है। दूसरा, जो हमारी टीचिंग ऐप है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको दिया है, जिसका नाम है आदिल मैथ्स। चाहे तो आप प्ले स्टोर से या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज की जो हमारी क्लास है उसका जो पहला क्वेश्चन है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। और देखिए, जितने भी क्वेश्चन है बेटा, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछे गए। अब जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपको दिया है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 7 और 252 है। यदि पहली संख्या 28 तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो एक फॉर्मूला आपको दिया जाता है कि सर, बहुत ही फेमस फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर ये होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। और ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ये बराबर किसके होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ की ये बराबर होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आप ये देखें कि सर, यहाँ पर जो हमें एक नंबर दिया है, पहली संख्या वो 28 से दी गई, और हमें निकालना क्या है यहाँ पर? सेकंड नंबर, ये हमें पता करना है। इसके बाद अगर एलसीएम और एचसीएफ की बात कर ले, तो आप चाहे तो एलसीएम को पहले लिख लो, या चाहो तो बेटा आप एचसीएफ को पहले लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात भी क्लियर रखिए। अब आपको एक तो 7 दिया गया, दूसरा आप देखेंगे सर हमें 252 दिया है, 252। ये आपको यहाँ पर संख्या यहाँ पर दी गई थी। तो हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले 7 से 28 को डिवाइड किया 4 बार, और फिर हमने 4 से 252 को डिवाइड किया, तो 4 6 24 और 4 3 12। तो यहाँ बचेगा सेकंड नंबर। बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा? दूसरी संख्या। और इधर कितना आ गया? 63, यानी 63 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काम आपको करना है। अगर आपको फॉर्मूला पता था तो मत लिखिए इसको, आप डायरेक्ट इतना करते आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको दिया है बेटा बी ऑप्शन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा। अब देखो, इसी तरह से बेटा आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं, जो कि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपके हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपको दिया है दो संख्याओं के बीच का अंतर 50 है और उनका अनुपात 7:2, यानी कितना दिया गया? 7:2। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। सबसे पहले तो आप ये देखो कि सर हमें जो संख्याएं दी गई, इनका रेशो कितना? बेटा इनका रेशो आपको दिया गया 7:2, यानी 7:2। अगर पहली संख्या 7 तो दूसरी कितना होगी? 2 होगी। अब जरा मुझे ये बता दो कि इनका जो डिफरेंस होगा 7 और 2 का, वो बेटा कितना होगा? 5। लेकिन क्वेश्चन में ये 5 ना देकर आपको कितना दिया गया? 50। तो ये 50 5 के कितने गुणा पर बैठा है? तो आपने देखा सर, ये 5 की 10 गुणा पर बैठा है, यानी आप 5 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें, कितने की गुणा करें कि आपको 50 मिल जाए? तो 10। या आप 5 से 50 को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? 10। अब आपने देखा 10, तो ये पहली संख्या अगर आप 7 में 10 से गुणा कर लें तो ये संख्या बनेगी 70। बेटा कितना बनेगी? 70। दूसरा, अगर आप 2 में 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा ये कितना बनेगा? 20, यानी 20 बन जाएगा। अब आपसे पूछा गया इनका मल्टीपल बताइए, तो आपने क्या करना था कि सर 7 दूनी 14, तो इनका जो मल्टीपल होगा, इनका गुणनफल 1400 आ जाएगा। अभी ये बताओ कि आपको ये जो क्वेश्चन मैंने करा बेटा, ये एक बेसिक तरीका है इसको करने का। अगर आप पेपर में जाते तो आप सीधा ये देखते कि सर यहाँ पर दोनों संख्याओं का मल्टीपल पूछा, तो आप 7 दूनी 14, तो आप ये तलाश करेंगे कि 14 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन कौन सा है, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा 1400, तो वही आपका आंसर होता। तो आपको इतना सब नहीं करना था। ठीक है, तो पेपर में ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अब आप जरा क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, और 3 को जरा देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को आप कैसे कर पाते हैं। इसको करने का जो हमारा तरीका है वो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमें दिया गया पी क्यू से 2 गुना कुशल है। देखो इसने बोला है जो पी है क्यू से 2 गुना कुशल है, दोनों मिलकर काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। क्यू अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यह आपको पता करना है। तो सबसे पहले आप यहां पर लिख लो पी और क्यू। बेटा आप यहां पर क्या लिख लोगे, पी और क्यू लिख लो। जब कुशलताओं की बात आ गई ए और बी की, तो पहले इनकी कुशलता आपको निकालनी। कैसे निकालेंगे, इसने बोला पी क्यू से 2 गुना। बेटा पी किससे, क्यू से, जिससे कंपेयर किया जाता। मुझे ये बता दो क्या आपको क्यू के बारे में जानकारी थी, आपको ये पता है क्यू की कुशलता क्या है। अगर नहीं पता तो आप इसको मान लो 1। आप ये मान लो सर क्यू अगर 1 रोटी बनाए जितने समय में, उतने समय में पी 2 रोटियां बना देता है, तो इनकी इफिशियंसी यानी कुशलता का रेशो आ जाएगा 2:1। अब इसका मतलब है कि पी जितने समय में 2 रोटियां बनाएगा क्यू उतने में 1, यानी जितने समय में ये 2 काम करेगा क्यू उतने में 1 काम करता है। पहली बात तो आप ये समझिएगा। अब इसने बोला कि दोनों मिलकर काम को 22 दिन में करते हैं, तो आपने देखा कि सर पी 1 दिन में 2 रोटी बनाता है, क्यू 1 दिन में 1 रोटी बनाता है, दोनों मिलकर 2 और 1 3 रोटी बनाते हैं, और इंटू कर देंगे 22 यानी 22। अब ये बताइए बेटा अगर ये 1 दिन में 3 रोटी बनाए और 22 दिन उन्होंने लगातार काम किया, तो ये काम कितना होगा, 22×3 = 66। तो आपको पता लगा सर यहाँ पर जो टोटल वर्क है वो 66 यानी 66 है। और यही काम अगर मैं क्यू से अकेले करवाता हूँ, ये बता दो, तो बेटा यही काम अगर मैं क्यू से करवाऊं यानी 66 रोटियां अगर मैं क्यू से बनवाऊं, तो क्यू 1 दिन में 1 रोटी बनाता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 66 ही बन जाएगा। तो ये काम आपको करना था, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सी ऑप्शन आपको दिया है 66, तो ये इस तरह से आप बना डालेंगे। अब इसके बाद आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, ठीक है, वो आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 4, बस कोशिश आपको यही करनी है कि कोई भी क्वेश्चन आए बेटा, एक तो होता है प्रॉपर तरीका, यानी कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन वही आपको छोटा भी बड़ा लगने लगेगा, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला है यदि 3 संख्याएं 4, 5, 7 के अनुपात में है और उनका योग 320 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें। तो हमें ज्ञात करना है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो बेटा सबसे छोटी संख्या 4, सबसे बड़ी संख्या 7, तो 7 और 4 11, 11 से कटने वाला ऑप्शन आपको 220 यानी बी मिलेगा। तो आंसर तो आपका आ चुका है। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपर तरीका सीखना है कि सर आखिर ये क्वेश्चन होगा कैसे। तो सबसे पहले आप ये देखो सर हमें जो संख्याओं का रेशो दिया गया वो कितना, 4, 5, 7, या हमें कितना दिया गया, 4, 5 और 7 हमें गिवन है। यहाँ पर 4, 5, 7 हमें दिया गया, तो पहली संख्या अगर 4 होगी तो दूसरी 5 होगी, तीसरी 7 होगी। जब आप इनका योग करेंगे तो 7, 5, 12, 12, 4, 16 होते हैं। तो हमने कहा कि बेटा अगर हमारी तीनों संख्याओं का योग 16 होता, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, इनका जो योग होगा वो 7 और 4 11 होगा। बेटा कितना होगा, 11 होगा। अब आपने देखा सर योग हमें 16 दिया ही नहीं, बल्कि हमें योग कितना दिया गया, 320, 320 आपको दिया गया। तो ये कितने गुणा पर बैठा है, 16 दूनी 32, यानी 16 से 320 कितनी बार डिवाइड होगा, तो आपने देखा सर 20 बार डिवाइड होगा। तो बेटा जब इधर 20 आ जाएगा तो आप इधर भी तो 20 से मल्टीप्लाई करिए, तो 11 दूनी 22, और आपका जो आंसर है वो कितना, 220 आ जाएगा। मैंने यही तो बताया था कि ये काम करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें आपको बेटा कुछ और भी तरीके लगाने पड़ सकते हैं, जैसे कि जो क्वेश्चन आपके सामने दिया है, पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो हमें दिया है 13, 19, 21 और 22 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, यानी आपको एलसीएम ज्ञात करना है। किसका निकालना है बेटा, 13 का, 19 का, 21 का और 22 का। आप निकालेंगे 13, 13, 19, 21 और 22, इनका आपको एलसीएम निकालना है। तो आपने देखा सर 22 हमें दिया है बेटा, ये 91, सर 19 है। ये जो 22 है तो आप देखेंगे सर जो 22 होता है ये 2 गुणा 11 होता है, 2 into 11।
इसमें अगर ये 2 गुणा 11 है तो आपको ये पता लग गया कि सर जो भी आंसर होगा वो 11 से जरूर डिवाइड होगा, यानी वो 11 का मल्टीपल होगा। और जब वो 11 का मल्टीपल होगा तो आपने ऑप्शन देखे कि आपने देखा बेटा 114 और 114। तो मैंने रूल आपको बता रखा है कि आप इनका अंतर कर लें, 3 3 के पेयर बना के पिछली साइड से, तो बेटा अगर 0 आए 11 के मल्टीपल में आए तो वो 11 से डिवाइड होता है। और ऐसा आपको बेटा जी 2 ऑप्शन में दिया है, 124 124, 114 114 124 124, फिर आगे 141 114 और 142 214। तो आपका या तो ए होगा या फिर बी होगा। अच्छा 21 भी है। अब जब 21 भी है तो आप ये भी देख लेंगे सर 21 जो होता है ये 3 इंटू 7 होता है, तो बेटा जो भी संख्या होगी वो 3 से भी कट रही होगी। तो ये बताओ 4 और 1 5 और 1 6, 6 दूनी 12, तो 12 बेटा 3 से कटता है। चलिए अब जरा वो भी देख लेते हैं, बी ऑप्शन आपको कितना 124 से दिया है 124। 124 में जब आप देखोगे 124 और 124 जब आपने योग किया 4 2 6 और 1 7 और 7 दूनी 14, बट 14 3 से नहीं कटता, तो आपका आंसर क्या बना ए ऑप्शन 114 114 बन जाएगा। तो ये काम आपको करना था, समझे। तो अगर कम से कम कैलकुलेशन करनी है तो ये तरीका लगाना पड़ेगा। अब ये तरीके आप प्रैक्टिस से सीखोगे, समझे। कंसेप्ट तो आप जानते हैं कि आप इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, लेकिन प्रैक्टिस जब आप करोगे तो इस तरह के मेथड आप सीख पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को पहले आप एक बार पढ़िएगा जरा, जिससे आपको ये पता लग जाए बेटा क्वेश्चन में आपसे बोला क्या है। ये बोल रहा है कि दी एक्स एक्स 393, एक्स 393 393, ये आपको दिया एक्स 393 11 से विभाज्य है, तो एक्स द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें। अब आप लोग जानते हैं कि सर यहाँ पर बेटा हमारा जो रूल होता है कि हम एक संख्या छोड़ के एक संख्या लेते हैं, तो यहाँ पर ये 3 और 3 6 होगा, और ये बेटा ये होगा x प्लस 9, और यहाँ पर कितना आएगा 6। अब आपको क्या करना है कि इनका जो अंतर है वो आपको कितना 11 लेकर आना था, यानी 11, क्योंकि बेटा अगर 0 लाओगे तो 0 पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये 6 से बड़ा है, तो 11 लेकर आना है। तो 11 कब होगा कि 6 तो यहाँ पर है बेटा, 6 में 11 जोड़ोगे तो यानी 17 में से घटाओगे 6 तब जाके 11 मिलेगा। तो अगर आप इसको 17 बनाएंगे तो x का मान कितना लोगे जी, x का मान क्या लोगे 8 लोगे, जो कि आपको डी ऑप्शन पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर डालेंगे। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस ये कि थोड़ा सा एफर्ट आपको डालना है, आसानी से आंसर आ जाएगा। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और जरा देखेंगे आप लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। ठीक है, वो देखते हैं। देखो सबसे पहले जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिया है यदि त्रिभुज एबीसी और डीएफ छोटे त्रिभुज हैं, वैसे भी स्मॉलर ट्रायंगल, अरे बेटा ये स्मॉलर नहीं होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे, और बीसी बराबर 4 ईएफ बराबर 7 और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल बताइए। हाँ ये छोटे नहीं, ये समरूप त्रिभुज है। ठीक है, ये सिमिलर है। अब जब ये सिमिलर है तो यहाँ पर कुछ रूल स्पेशली जो आपके लगते हैं जरा वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पर हम 2 ट्रायंगल बना ही लेते हैं, जिससे कि आपको चीजें थोड़ी सी अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी मैं आपको शॉर्ट में भी बता दूंगा कि आप लोग इनको कैसे कर पाओगे। जैसे मैंने बेटा यहाँ पर इनको सिमिलर बना लिया, एक दूसरे के सिमिलर है, मैंने यहाँ पर इसका नाम रख दिया ए, तो ये बी और ये सी, और सिमिलर में क्या बोला है इसने डी ई एफ। तो याद रखना जैसे ए से स्टार्ट कर रहे हैं उधर डी ए के जगह आएगा, इस तरह से ही हो जाएगा। अब आपने देखा कि सर हमें बीसी बराबर 4 दिया गया, बेटा बीसी कितना है 4 आपको दिया गया, और ई एफ आपको कितना दिया गया 7 दिया गया। अब आपने देखा सर त्रिभुज एबीसी का जो एरिया है वो 144 है, तो हमें ज्ञात करना है इसका जो एरिया है वो कितना होगा। तो अगर आपने ये सिमिलरिटी के बेटा प्रॉपर्टी पढ़ी है तो आपने ये पढ़ा होगा कि इनका जो एरिया होता है ना सिमिलर ट्रायंगल का, इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपने क्या किया सर 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पर दोनों पर हमने स्क्वायर लगा दिया, तो बेटा 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 से जब आप 144 को देखेंगे तो बेटा 16 में 144 होता है, और यहाँ पर 7 का वर्ग होगा 49, और 49 में अगर मेरे बच्चों आपने 9 से मल्टीप्लाई की होती तो जरा ये बता दो आता क्या, तो आप कर देंगे 9 में 81, और एक इकाई अंक आप देख लीजिए ऑप्शन में बेटा 441 आपको गिवन है, तो आंसर कितना आएगा 441 आएगा।
तो ये आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, इस तरह से कर, तो ये काम करोगे बहुत आसानी से आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। वरना तो आप सीधा करेंगे सर बीसी की भुजा दे रखी है 4, तो 4 का वर्ग 16 कर देंगे, बेटा 7 का वर्ग 49 कर देंगे, और यहाँ पर ये कितना था 144 था, तो आपको ये ज्ञात कितने गुणा पर बैठा है, तो आप इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 441 आ जाएगा। तो ये काम आपको करना था, लेकिन कब होता है ये, जब सारी प्रॉपर्टी बेटा यहाँ पर होती है, समझे। अगर वो प्रॉपर्टी किताब से बाहर निकली नहीं है, आपके दिमाग तक नहीं पहुंची, तो आप बेटा इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। पर इतना याद रखिएगा, अरे वाह, बाकी इंक फैलती हुई देखिएगा। तो इस तरह से आप इसको करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे कर सकते हैं। देखो कभी भी बेटा इस तरह का अगर क्वेश्चन आए आपके सामने, तो बस इतना याद रखिएगा कि आपको जो मैंने बताया ना, बेस्ट तरीका होता है इन क्वेश्चंस को बनाने का। अब जैसे ये क्वेश्चन है 8, और ये दिया है कि 90 टेबलों का क्रय मूल्य 60 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन क्या था कि 90 टेबलों का क्या क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, तो आपको दिया गया क्रय मूल्य सीपी, और ये जो सीपी बराबर दिया बेटा किसके, 60 टेबलों के एसपी के बराबर आपको दिया गया। अब आपने थोड़ी सी भी अगर बेटा प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, तो आपका ये दूसरा तीसरा टाइप होता है स्टार्टिंग से, और यहाँ पर क्या है कि आप इसको कर देंगे 30 दूनी 60, और बेटा ये होगा 30 या 90। अब आप ये जानते हैं कि सर जो सीपी के साथ होता है, जो सीपी के साथ वो एसपी का मान, और जो एसपी के साथ वो सीपी का मान, तो सीपी यानी 2 रुपए में खरीदेंगे 3 में बेचेंगे, तो 1 रुपए का लाभ होगा, किस पर होगा, सीपी यानी 2 पर। परसेंट आप निकालोगे तो इंटू 100 हम कर देंगे, 2 से 100 कितनी बार कटेगा, 50 बार, तो आपका आंसर कितना बेटा 50% आएगा। बस ये काम आपको यहाँ पर कर देना था। तो क्लियर है ये सभी को, ठीक है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, अब देखिएगा इसमें। देखो हमें जो दिया है, अगर बेटा इस क्वेश्चन को देखा जाए, पी पहले घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, पी पहले घंटे में 50 की गति से यात्रा करता है, और अगले 2 घंटों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात करें। तो एक बात याद रखिए कि एवरेज जो स्पीड होती है बेटा, इसके लिए जो फॉर्मूला हमारा होता है, जो हर जगह लगता है, एवरेज स्पीड औसत चाल, तो ये बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये किसके बराबर होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस, और अपॉन में होता है टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल टाइम। अब जब आप इसमें संख्याओं को रखोगे, तो आपको देखना ये था कि सर जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो हमें दूरी निकालनी है। देखो कुछ चीजें ऐसी होंगी जिन्हें बेटा मैं डायरेक्ट यहाँ पर माइंड में कैलकुलेट करूंगा और यहाँ पर रख दूंगा। जैसे दूरी आप निकालोगे, भाई वो पहले घंटे में 50 की चाल से चला। अब चाल क्या होती है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा तो 1 घंटे में चली गई दूरी, अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में तो 1 सेकंड में चली गई दूरी। तो 50 की चाल से यानी 1 घंटे में 50 चला, और 70 की चाल से 2 घंटे चला, यानी 1 घंटे में 70, तो बेटा 2 घंटे में 140 चलेगा, और समय कितना होगा, 1 और प्लस 3 घंटे आ जाएंगे। अब आपने देखा 50 और 140 बेटा कितने होते हैं, 190 होते हैं, और ये 2 और 1 3, तो ये आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा 190/3। चाहो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं आगे भी, देखिएगा 3 6 18, 3 3 9, तो 63.33 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर यहाँ पर बाबू भैया बन जाएगा। तो समझ में आ गया ये, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है कि अगर आप क्वेश्चन को एक बार में पढ़ के आसानी से कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका मैथ ठीक है। लेकिन बेटा अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू किया जाए, समझ लीजिए कि आपका जो हाथ है वो बहुत ही ज्यादा तंग है, और आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है मैथ में। जैसे ये क्वेश्चन था कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 160 रुपए अंकित करता है, 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। सबसे पहले आप ये देखोगे कि सर हमें जो जानकारी दी गई, हमें दिया था कि बेटा 160 रुपए अंकित मूल्य था इस पर,
जो बट्टा दिया गया, जो इस पर डिस्काउंट दिया गया वो कितना, तो डिस्काउंट कितने का, 10% का। बेटा 10 का अगर डिस्काउंट देंगे तो सेल कितने में करेंगे, 90% में। इसके बाद आपने सीपी कर लिया, अब सीपी पर कितना प्रॉफिट होता है, 20, यानी 120 पर इसको बेच दिया। तो आप डिवाइड कर लोगे सर, 30 या 90 होते हैं और 30 चौक 120 होते हैं। बेटा 4 से अगर 160 को डिवाइड कर ले तो 4 चौक 16, 40 बार, तो 40 की गुणा 3 में कर ले तो 4 तिया 12, 120 आ जाएंगे। तो हमारा जो सीपी है वो कितना, 120 रुपए निकल कर आ जाएगा। तो ये काम आपको करना था। तो बेटा इस तरह से कर देंगे, बाकी तो फॉर्मूले भी होते हैं, चाहो तो आप उसे भी नोट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला मैं इसमें बता के चलता हूं सीपी और एमपी का। अरे भैया ये तो बवंडर हो गया, कितने गया।